कर्नल भेसला जी जिला परिषद सदस्य नहीं बन पाए, लेकिन उन्हें ठान लिया था कि जो मेरा समाज जो पीछे रह गया, शोषित समाज हो गया, वो मुकाम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ ली थी, लोग नहीं थे, और उन्होंने ये था कि चाहे मैं भगत सिंह की तरह मर जाऊं। और आज उनकी और कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते थे कि कभी कोई बुजुर्गों को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन कर्नल साहब की किताब आ रही है, मैं उस किताब के जो भी स्लोगन्स हो गए सबको पढ़ाऊंगा। मैं चाहूंगा वो किताब घर तक पहुंचे कर्नल साहब, और सर्व समाज में पहुंचे, नॉट गुजर समाज में। कर्नल साहब को जब लोग आप पढ़ लोगे, जब कर्नल साहब को पढ़ लोगे, उनकी जो बेटी ने किताब लिखी है, उसके बाद आपको लगेगा कि ऐसे लोग पैदा होने चाहिए। कर्नल साहब जैसे लोग पैदा होना चाहिए, राजेश पारेख जैसे लोग पैदा होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग पैदा होने चाहिए, लालू यादव जैसे लोग पैदा होने चाहिए। जेल में रह लिए, ईडी सीबीआई सब कुछ लेकिन चुके। और ये जो कहते हैं ना मेरे को कि जेल में ये हो गया, छुप गए, उसके घर वाले, नरेश मीणा छुपेगा नहीं। साथियों नमस्कार। आज जनक्रांति यात्रा के शुरुआत हम लोग छिपा बड़ोद से करने जा रहे हैं। ये जो मैं लाइव दे रहा हूं, इस यात्रा को लेकर कुछ दिशा निर्देश कई लोगों की सलाह के अनुसार, जिन्हें लगता है कि यात्रा में कुछ सुधार और भी सुधारों की जरूरत है, और इसे जिस तरह का जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है उसके लिए मैं सबका आभारी भी हूं। लेकिन कुछ चीजों का मैं आग्रह करूंगा मेरे साथियों से, या जो भी लोग इस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं या इसमें शामिल हो रहे हैं। एक तो यात्रा के दौरान मुझे किसी से जान का खतरा नहीं है। मेरे आसपास चलने वाले सभी साथी जो जानबूझ के कमांडो बनते हैं और कई लोगों के हाथ से धक्का मुक्की करते हैं, मतलब वो करते हैं कि भाई वो जगह करने के लिए मेरे लिए, तो मैं चाहता हूं इस यात्रा को खुले उससे चलो। कई साथी चाहते हैं कि लोग आपकी शक्ल को देखें। तो नरेश मीणा ही यात्रा का आयोजक करता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे को शक्ल दिखाने की जरूरत है। इसलिए यात्रा को फ्री चलने दें, किसी को वो ना करें। एक जो पटाखे चलाते हैं, यात्रा का जहां भी स्वागत होता है पटाखे चलाते हैं, तो वो पटाखे नहीं चलाएं जो एक लड़े होती है ना, जो रोड पे डाल के वो चलती है, मतलब उसका धुआं जो होता है बहुत सारा, वो पटाखे का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको पटाखा चलाना है तो वो जो आकाश में जाकर जो पटाखा चलता है, क्योंकि वो जो नीचे जमीन पे चलता है उससे एक सांस लेने में और कई सारी ऐसी समस्या मैंने देखी है, मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ। दूसरा, यात्रा रोकनी पड़ती है। तीसरा, यात्रा जब चलती है तो इस यात्रा को मैंने ये तय किया है, कोई मंच बनेगा या कुछ भी होगा तो मैं उस पर नहीं जाऊं। उसके स्वागत करते हैं वो ऑन द रोड करें। कई लोग मेरे से आग्रह करते हैं कि भाई साहब हमारे घर आके यहाँ हम स्वागत करेंगे, दरवाजे पे आओ। कई कहते हैं चाय पिलाएंगे। ये यात्रा सड़क पे है, मैं सड़क से साइड नहीं जाना चाहता जिसको, और मैंने फूल और मालाओं का जब साफ मना कर दिया है, तो बहुत से लोग ये भी है कि भाई साहब हम लोग स्वागत कैसे करें, हमारे पास क्या बहाना रही स्वागत करने का। तो मैंने कहा कि सभी लोग थाली में रोड़ी और रोड़ी का तिलक कर दें, 5 पुष्प भेंट कर दें, उसी में मैं अपना स्वागत मान लूंगा। इसके अलावा जो लोग महान पुरुषों की जो तस्वीरें भेंट कर रहे हैं, वो भी एक सही दिशा में यात्रा चल रही है। लेकिन हमारे पास कुछ साधन संसाधनों की कमी होने के कारण कुछ चीजों की कमी दिख रही है। मेरा मन है, एक तो यात्रा में जितने लड़के चल रहे हैं, युवा साथी चल रहे हैं या जो भी लोग चल रहे हैं, मैं चाहता हूं उन सबके पास जन क्रांति यात्रा का भगत सिंह की फोटो के साथ टी शर्टें हो। दूसरा, आप देख रहे होंगे, मैं चाहता हूं कोई ऐसा शख्स जो ड्रोन कैमरों का काम करते हो
और जो इस यात्रा में फ्री में सेवा देना चाहते हो, तो मैं चाहूँगा कि यात्रा का कई जगह, अभी कल हम जब छिपावड़ा में घुसे थे तो बहुत बड़ी हजारों की तादाद में हमारे साथ साथी चल रहे थे, लेकिन हमारे पास ड्रोन की व्यवस्था नहीं थी। तो जहाँ कहीं भी यात्रा पहुंचे, अगला जिसका जो स्टे रहेगा वो जैसे खड़गड़ा है, फिर बपावर है, केतून है, जहाँ कहीं भी पहुंचे जो साथी, अगर क्योंकि सब कुछ जनता कर रही है, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन खाना खिला रहा है, कौन डीजे की व्यवस्था कर रहा है, कौन पुष्प वर्षा कर रहा है, कौन जेसीबी की व्यवस्था कर रहा है। तो मेरा एक निवेदन है कि आगे अगर कोई ड्रोन और कैमरों की व्यवस्था भी जो जहाँ स्टे हो वहाँ कर दे। और ये जो माला पहनाने और साफा के अलावा हमने उसका ये निकाला है कि यात्रा में केवल नरेश मीणा नहीं चल रहा, केवल नरेश मीणा नहीं है, जो सारे जो मेरे साथ जो चल रहे हैं वो सारे नरेश मीणा है। मैं चाहता हूं कि मेरे से ज्यादा सम्मान उन लोगों का हो जो घर बार छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मेरे साथ जो पैदल चल रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि पटाखों में इनमें पैसा वेस्ट करने की जगह अगर इन पे पुष्प वर्षा की जाए, जिस जहां भी जाते हैं इन पर सब पर क्रांतिकारी साथियों में पुष्प वर्षा हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, अभी हम लोग जैसे जैसे पूर्वी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं, बहुत बुद्धिजीवियों का, बहुत अच्छे लोगों के फोन आ रहे हैं। अभी मेरी सुनीता भैंसला जी का फोन आया, उन्होंने मुझे बधाई दी और शुभकामनाएं दी है, और मुझे उनसे काफी देर तक मेरी कर्नल साहब को लेकर बातें हुई, कर्नल साहब की सोच को लेकर बात हुई। उन्होंने एक किताब लिखी है, हिम्मत, मेहनत और नियत, ये चीजें बहुत जरूरी है एक आदमी को सफल होने के लिए संघर्ष की राजनीति में। उस किताब का भी मैंने ऑर्डर कर दिया। उस किताब को लेकर मैं इस यात्रा में चलूंगा। कर्नल साहब के जो भी संदेश थे, उन सारे संदेशों की विशेष रूप से इस हाड़ौती को सख्त जरूरत है। कर्नल साहब का जो मेन संदेश था वो था शिक्षा। कर्नल साहब कहते थे नुक्ता पूड़ी, ये वो जो धार्मिक आडंबरों के नाम पर हम पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को हम शिक्षा पे खर्च करें, अपने बच्चों को खर्च करें। बच्चों को शिक्षित करेंगे तो समाज अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा, समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शुभकामनाएं देने के लिए। ये जो बाहर से जो साथी अब आने लगे हैं, पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है 28 तारीख को ये यात्रा कोटा पहुंचेगी। तो मैं चाहता हूं जितने भी साथी हैं वो कोटा में शामिल हो, और उसके बाद पूरे राजस्थान की जो लोग देश विदेश जहां भी बैठे हैं, जो लोग इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया साथी हो, जो भी लोग, उनसे मैं आग्रह करूंगा इस यात्रा का समापन मैं देवली उनियारा की नगर फोर्ट, जो पुष्कर कहा जाता है, दूसरा पुष्कर जहाँ सारे धार्मिक स्थल वहां बने हुए हैं, मांडकला एक ऐसी जगह जहाँ सभी जाति धर्म के तीर्थ स्थल है। उस मांडकला में धनीधर महाराज का मंदिर है। और जैसा हमें कल पता चला कि किस तरह से पप्पू धाकड़ पर कुटाराघात किए गए थे, उनको पप्पू धाकड़ को न्याय दिलाने के लिए, छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, डूंगरी बांध को स्थगित करने के लिए, इन मुद्दों को लेकर नगर कोर्ट में मैं इस जब क्रांति रैली का समापन होगा तो जन क्रांति सभा करना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि वो तमाम लोग जो इन मुद्दों से जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत तौर पर, जो चाहते हैं कि पप्पू धाकड़ को न्याय मिले। मैंने रात को कहा कि पप्पू धाकड़ के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जब मैंने कहा तो मेरी बात का मान रखने के लिए मैं जहां तक सोचता हूं लाखों लोग इसका समर्थन करेंगे, मेरे साथ आएंगे। अभी डूंगरी बांध एक सवाई माधोपुर में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं यात्रा को छोड़ के तो उसमें नहीं आ सकता।
क्योंकि यात्रा मैं सुबह चालू करता हूं। लेकिन जिस दिन डोंगरी बांध को लेकर अंतिम फैसले की डेट तय कर जो भी वहां आंदोलन करता है, जो भी क्षेत्र गांव के लोग हैं, वो ये फैसला करे, तय करे कि आज हम ये कर रहे हैं और आज हम फैसला लेंगे। क्योंकि आपने पहले पंचायत करी, अभी आपकी 27 तारीख को पंचायत है। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस 27 तारीख की पंचायत में पहुंचे और 27 तारीख की पंचायत में ही आर पार की लड़ाई की घोषणा करते हुए, आर पार की लड़ाई की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए एक डेट तय कर लें। और मैं तो ये कहता हूं कि जो नगर कोर्ट में जो रेल यात्रा रैली की जो मैं सभा करने वाला हूं, उस दिन को ही तय कर ले और उसका प्रचार प्रसार चालू कर दे। मैं गारंटी देता हूं कि पप्पू धाकड़ के मामले की सीबीआई जांच कराने की गारंटी मेरी है। डोंगरी बांध में चाहे मेरी जान चली जाए, इन मुद्दों के लिए मैं जिद्दी बहुत हूं, मैं बहुत जिद्दी हूं और मैं गुस्सेल भी इसलिए हूं कि मैं किसी काम के लिए लगता हूं तो पूरी ताकत से, पूरे मन से लगता हूं। मैं पप्पू धाकड़ को न्याय दिलाकर रहूंगा। डोंगरी बांध वालों लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप 27 तारीख को तय कर लो, उसके बाद छोटी छोटी पंचायतें, अभी पंचायतें बड़ी मत करो। आप तो अब हर गांव, क्षेत्र गांव में पंचायतें करो, क्षेत्र गांव को लामबंद करो, वहां के बुजुर्गों को, वहां की माताओं को, वहां के बच्चों को, वहां के युवाओं को, और ये कहो कि हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जमीन हाथ से निकल जाएगी, मकान हाथ से निकल जाएगा, हमारे बच्चे, हमारे मकान, हमारे घर वाले कहां जाएंगे? अगर उसके लिए 10 दिन 15 दिन अगर भूखे भी रहना पड़े तो भूखे रहे। मैं कहूंगा आज 27 तारीख को ये घोषणा करें आप लोग, 27 तारीख को जो वहां जो आंदोलन करता है, एक दिन का पूरे क्षेत्र गांव में व्रत रखो। आप व्रत रखो, पूरे क्षेत्र गांव में सुबह शाम का चूल्हा ना जले। और उसका जो मैसेज जाएगा, इससे यह होगा कि हर व्यक्ति आपके इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। क्योंकि गांव में एक परिवार में डेथ हो जाने पर, गांव में एक परिवार में डेथ हो जाने पर गांव में चूल्हे नहीं जलते। तो क्षेत्र गांव के लाखों लोगों की जीवन मरण का मामला है, लाखों लोगों के मरने का मामला है। इसलिए मैं कहूंगा 27 तारीख को आप तय करें एक दिन कि आज के दिन पूरे क्षेत्र गांव में भूख हड़ताल रखी जाएगी और क्षेत्र गांव के लोग उस दिन चूल्हा नहीं जलाए। क्षेत्र गांव के लोग सुबह से लेकर गांव का एक चौपाल जहां होती है वहां निश्चित कर ले और उन चौपालों पर महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, छात्र सब लोग बैठे, हमारे महान पुरुषों की तस्वीरें लगाए और इस आंदोलन को एक नया रूप दे। पंचायतें, सभाएं होती है, नेता अपनी दुकान चलाने के लिए इनमें आ जाएंगे। नेताओं ने कभी भी किसी को न्याय नहीं दिलाया। जब भी न्याय मिला जनता की दम पे मिला है। नेता भी जनता को इस्तेमाल करते हैं। नेताओं को जहां लगता है कि यहाँ भीड़ हो रही है, वहां नेता जाते हैं, बिना भीड़ के नेता नहीं जाते। इसलिए मैं कहता हूं, डोंगरी बांध के मामले में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र गांव के जो पटेल हैं, हर गांव से 5 पटेल सेलेक्ट कर लो, 5 पटेल सेलेक्ट कर लो, सर्व समाज को साथ लेते हुए वो 5 पटेल जो कमेटियां बनेगी, मैं कहता हूं डोंगरी बांध तो बचेगा ही बचेगा। इस बहाने जो मेरी एक मुहिम चल रही है, जो मुहिम नशा मुक्त राजस्थान बनाने की, जो मुहिम मिलावटखोरी की, इसमें जब आप बोलोगे तो वोट तो नहीं, लेकिन ये नशा भी आपके एरिया में जो फैल रहा है, डोंगरी एरिया में, सपोर्टरा के आसपास, और जिस तरह से लोग गांव बर्बाद हो रहे हैं, उसका भी इसमें रखो ताकि जन चेतना आए। और जब गांव वाले एक जगह बैठेंगे, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें बैठेगी, आपके गांव में सौहार्द बनेगा, आपके गांव में भाईचारा बढ़ेगा, आपके गांव में रचनात्मक काम होंगे। एक दिन मेरा सुझाव है, मेरा निवेदन, आग्रह है कि ये किया जाए। उसके बाद प्रभात फेरियां निकालो गांव में, शाम के समय पूरे गांव में जिस तरह से प्रभात फेरियां निकलती थी, भजन करते हुए मंडलियों को तैयार करो। वो भजन मंडलियां गांव में घूम घूम कर इस डोंगरी बांध के मामले को बढ़ाएं। और मैं कहता हूं, नगर कोर्ट में मेरी जो जन क्रांति सभा होगी, उसमें हम फैसला करेंगे पूरे राजस्थान में, एक बार तो पैदल यात्रा करके। और आज ही आमंत्रण कर रहा हूं, आज ही राजस्थान, देश और दुनिया में बैठे जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी ईमानदारी को जानते हो, जो इसको समर्थन करना चाहते हो, वो नगर कोर्ट जरूर आना।
राजस्थान में राजनीतिक स्वच्छता भी लाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जो भी जिससे समाज नष्ट होता जा रहा है, जो समाज के लिए घातक बन रही है चीजें, उन सारी चीजों को हम खत्म करेंगे। नगर वोट के बाद में, नगर वोट से नरेश मीणा चाहता है कि मेरे पास एक रिपोर्ट थी, मैं जब जेल में था, कि 4.5 लाख लोगों की रिपोर्ट आई भी ने दी थी कि 4.5 लाख लोग पहुंचेंगे विधानसभा घेराव के लिए नरेश मीणा के लिए। तो वो केवल नरेश मीणा की रिहाई को लेकर था। लेकिन अब जो हो रहा है, डूंगरी बांध का मामला, पप्पू धाकड़ का मामला, और तीसरा छात्र संघ चुनाव कराने का मामला, छात्र संघ विश्वविद्यालय के चुनाव, छात्र संघ से आज छात्र संघ की देन है जो नरेश मीणा सड़कों पे घूम रहा है। छात्र संघ ने हमें समझाया, छात्र संघ की राजनीति ने हमें समझाया किस तरह से आंदोलन किए जाते हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए। माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी, नगर वोट में रैली हो उसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, डूंगरी बांध के लोगों को बुलाकर वार्ता कीजिए। राजस्थान में जहां भी छात्र संघ प्रत्याशी हैं, छात्र संघ के को लेकर जो मुहिम चल रही है, उनको बुलाकर बात कीजिए, और पप्पू धाकड़ों के परिजनों को बुलाकर बात कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, पूरा धाकड़ समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, पूरा भारतीय धाकड़ समाज आपकी तरफ देख रहा है। अगर पप्पू धाकड़ के मामले में सीबीआई जांच नहीं होती है तो ऐसा हो सकता है कि धाकड़ समाज ये बोर्ड लगा देगा गांव के बाहर कि बीजेपी हमारे गांव में एंट्री ना करे। और वो जो हीरालाल जी नागर जो मंत्री बैठे हैं कोठे में, धाकड़ समाज के कोठे में, उनसे कहूंगा, हीरालाल जी नागर, आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है, जैसे नरेश मीणा अपने समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ रहा है, आपका भी फर्ज बनता है अपने समाज के बेटे पप्पू धाकड़ को न्याय दिलाने के लिए। मैं चाहूंगा आप हीरालाल जी नागर आप आगे आओ, आप उस परिवारजन को मुख्यमंत्री से मिलाओ, आप मुख्यमंत्री से बड़े क्लोज हो। और उस ओम बिरला से भी कहना चाहूंगा जो धाकड़ समाज के वोटों से जीता है, ओम बिरला जी, दुकान बंद करने होने में समय नहीं लग रहा, समय रहते आप चेत जाओ। मैं आपको जो 10 साल पहले ओम बिरला जी आपको जिस तरह से देखता था, 5 साल पहले देखता था, मैं आपकी बहुत तारीफें करता था। मैं कहता था मीणा समाज की एक शहीद की आपने मूर्ति लगाई, उसको बहन बनाया, हमें अच्छा लगता था कि आप पहले ओम बिरला जी ग्रामीण फ्रेंड्स के लोगों को साथ ले रहे हैं। लेकिन ओम बिरला जी, पिछले दिनों से मैं बूंदी जेल में रहा, उस दौरान भी मैंने आपका कार्य क्षेत्र करने का तरीका देखा। पिछले 5-7 साल से ओम बिरला जी आप भी तानाशाह बन गए हो, अब आप जन सेवक नहीं हो। आप जिस तरह से लोगों को जेलों में डलवा रहे हो, उससे आप कोटा को नष्ट कर रहे हो। आप आज क्या हालत है कोटा की, जो शैक्षणिक नगरी कोटा हुआ करती थी, वो शैक्षणिक नगरी आज शेखावटी में जाके शिफ्ट हो गई। कोचिंग संकट में कोचिंगों के जो कोचिंग चला रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप ओम बिरला जी, आपकी कमीशन खोरी है कि नहीं है, आप पार्टनरशिप में एलन से पार्टनरशिप आप बात होती नहीं होती, फैक्ट्री में आपकी पार्टनरशिप होती कि नहीं होती, इन बातों को आपको जवाब देना होगा ओम बिरला जी कि ऐसा कुछ नहीं है। और आपको वापिस वो छात्र संघ के समय जब ओम बिरला जिस तरह से लड़ता था, उस तरह से आपको सड़क पे आकर कोटा को बचाना होगा। ओम बिरला जी, कोटा संकट में है, हाड़ौती संकट में है, बूंदी संकट में है, और ओम बिरला जी अगर आपको बचना होगा तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका वो है दत्ता, राजीव दत्ता आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका एक भाई है, उसके बारे में मैंने सुना था, उसको आपने चुनाव में दूर कर दिया था क्योंकि उसकी कमी आपके पास आई। हो सकता है आपके पास कोई जाने वाला व्यक्ति ये नहीं कहे कि दत्ता क्या कर रहा है, हो सकता है आपको, मुझे नहीं पता ओम बिरला जी, मैं आपसे मिला नहीं, चुनाव में आपके खिलाफ था, इसलिए मेरी भावनाएं हो सकता है आप तक नहीं पहुंचे। लेकिन मेरी भावना ओम बिरला जी आपके खिलाफ नहीं है, मेरी भावना किसी के खिलाफ नहीं है, मेरी भावना, मैं तो भ्रष्टाचार अतिताइयों के खिलाफ हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा बिरला जी कि आप एक तो इस दत्ता को अपने पद से हटा दो, और ये जो दत्ता ये सोच रहा नहीं मैं एमएलए बन जाऊंगा बूंदी से, दत्ता तू तो क्या कोई नहीं बन सकता। और मैं वो गुजर भाइयों से कहूंगा, बूंदी के गुजर भाइयों से, कोटा के गुजर भाइयों से, अरे डूब मरो, जो आज भी ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर, जो हीजड़े, वो जो गुंजर के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हीजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द है, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं, सचेत हो जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा, मीणा परिवार में पैदा हुआ, जिसने
खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजन साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुजर मीणाओं को एक करता हूं। मैं तो गुजर मीणाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और पता चलता है कि कुछ गुजर साथी जो ओम बिरला जी के दत्ता के साथ हैं मेरे पास। बिरला जी, मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के इस दत्ता को हटा दो, ऐसे लोगों को दूर करो, क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर हो, आपके पास लोग जाते नहीं होंगे, कोटा के लोग आपको बताते नहीं होंगे। आपके आसपास के इस जंजाल को दूर कर दो, नहीं आपकी राजनीति को ये लोग खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को फिर निमंत्रण दे रहा हूँ। कोटा में 28 तारीख को यात्रा हमारी कोटा शहर में जाएगी। जो भी नेतागण, जो भी लोग, उस दिन सब लोगों से मेरा आग्रह बाहर से आने वालों का कि आप उसी दिन 28 तारीख को पधारना। और आज शाम को हम 7 बजे खरकड़ा पहुंच रहे हैं। खरकड़ा पहुंच रहे चूरू से। चूरू यहाँ से अंतिम बॉर्डर पे है। हमारे एक निर्दलीय विधायक मनोज न्यांगली जी इस यात्रा में शामिल होने, इस यात्रा को समर्थन देने आज शाम को पधार रहे हैं। हमारे धाकड़ समाज के युवा नेता नरेश धाकड़, वो भी आज शाम को यहाँ पधार रहे हैं खरकड़ा में। हमारे पप्पू धाकड़ जी की जो बहू है प्रियंका नागर, और वो कैसी शेरनी की तरह दहाड़ी कर, मैंने तो झांसी की रानी के रूप में कल प्रियंका नागर को देखा है। ऐसी प्रियंका नागर को, ऐसे लोगों को राजनीति में स्थापित करने की जरूरत है। मैं कोई जातिवाद इस पे विश्वास नहीं करता। मैं सर्व समाज को अपना भगवान मानता हूं। यह सही है कि यहाँ की जातीय प्रणाली के अनुसार मुझे मीणा समाज में जन्म लेने का मौका मिला, लेकिन मैं चाहता हूं मैं मीणा समाज को गौरवान्वित करूं, और ये गौरवान्वित करूं कि दूसरे समाज भी हमारे प्रति अच्छा नजरिया रखे। मैं ऐसा काम करूं जो सर्व समाज मुझे अपना बेटा माने। मैं मीणा होने के अलावा भी सर्व समाज का बेटा बनना नरेश मीणा चाहता है। एक और, ये जो नारे आप लगाते हो क्रांति यात्रा में, क्रांति यात्रा में नारा, कई लोग एक नारा, मेरे को 2 नारे गलत लगे। एक तो आया शेर आया, वो नारा कोई नहीं लगाएगा। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि आया रे आया, तो ये कहो हाड़ौती का बेटा आया। हाड़ौती जब यात्रा चले तो कौन आया? हाड़ौती का बेटा। क्या लगाओगे? ये शेर वेर नहीं, हाड़ौती का बेटा आया। एक नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैं कहूंगा नरेश मीणा जिंदाबाद का नारा नहीं लगना चाहिए। नरेश मीणा संघर्ष करो, नरेश मीणा आगे बढ़ो, ऐसे नारे लगाओ जिससे मेरे अंदर ऊर्जा आए। मुझे जिंदाबाद नहीं चाहिए, मुझे जिंदाबाद नहीं चाहिए। ऐसे नारे लगाओ जिससे मेरे अंदर ऊर्जा आए। जो लोग कहते हैं भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तब मुझे अच्छा लगता। नरेश शब्द मुझे तो अच्छा नहीं लगता। भाई साहब कहते हैं, जो भाई साहब का जो अपनापन दिखता है, भाई का जो अपनापन दिखता है, नरेश भाई, नरेश भाई, नरेश भाई साहब, नरेश बेटा, इन शब्दों में जो लगाव है वो बहुत ही अलग है। और मैं भावनाओं से, इमोशन से जनसेवा करता हूं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको कर्नल साहब के बारे में। मैंने राजस्थान में और देश में जो लोग हुए हैं, जो जिद्दी लोग होते हैं, जो ठान लेते हैं कि ये करना है, वही लोग सफल होते हैं। महात्मा गांधी जिद्दी थे, साउथ अफ्रीका से आकर भारत में डोले, बुजुर्ग थे, लेकिन भारत में घूम के उसने देश को आजादी दिलाई। कर्नल भेंसला जी के बारे में अभी जनता जानती नहीं। कर्नल भेंसला के बारे में अभी जनता जानती नहीं है। कर्नल भेंसला जी की उपलब्धियों को जनता नहीं जानती। वो इतना जिद्दी थे, इतने जिद्दी थे कि उनको राजनीतिक तौर पे भी वहां के नेताओं ने दबाया, उनको जिला परिषद सदस्य नहीं बनने दिया। क्या नहीं बनने दिया? कर्नल भेंसला जी जिला परिषद सदस्य नहीं बन पाए, लेकिन उन्हें ठान लिया था कि जो मेरा समाज जो पीछे रह गया, शोषित समाज हो गया, वो मुकाम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ ली थी, लोग नहीं थे, और उन्होंने ये था कि चाहे मैं भगत सिंह की तरह मर जाऊं। और आज उनकी, और कल्पना नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे कि कभी कोई गुजरों को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन कर्नल साहब की किताब आ रही है, मैं उस किताब के जो भी स्लोगन्स हो गए सबको पढ़ाऊंगा। मैं चाहूंगा वो किताब घर घर पहुंचे कर्नल साहब की, और सर्व समाज में पहुंचे, नॉट गुजर समाज में। कर्नल साहब को जब लोग आप पढ़ लोगे, जब कर्नल साहब को पढ़ लोगे, उनकी जो बेटी ने किताब लिखी है, उसके बाद आपको लगेगा कि ऐसे लोग पैदा होने चाहिए। कर्नल साहब जैसे लोग पैदा होना चाहिए, राजेश पायलट जैसे लोग पैदा होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग पैदा होने चाहिए, लालू यादव जैसे लोग पैदा होने चाहिए।
जेल में रह लिए, ईडी सीबीआई सब कुछ, लेकिन झुके। और ये जो कहते हैं ना मेरे लिए कि जेल में ये हो गया, झुक गए, उसके लिए घर वाले, नरेश मीणा झुकेगा नहीं।